दोस्तों नमस्कार। आपका स्टडी फोर ऑप्शनल चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत में नियोजन और संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। भारत में नियोजन और संघवाद किसी कार्य के लिए पहले से की तैयारी ही नियोजन होती है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार नियोजन साधनों के संगठन की एक विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। स्वाधीनता के बाद भारत में आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन की अवधारणा को स्वीकार किया गया। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे निकाय अस्तित्व में आए। योजना आयोग सामान्य रूप से शुरू हुआ था जिसे शुरू में एक परामर्शदात्री संस्था समझा जाता था। वह आकार में एक अन्य सरकार के रूप में परिवर्तित हो गई। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ने संविधान की अन्य व्यवस्थाओं जैसे वित्त आयोग, संघवाद तथा प्रजातंत्र को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। नियोजन के उद्देश्य। नंबर 1, आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य नियोजन के आर्थिक उद्देश्य होते हैं कि आर्थिक समानता, अवसर की समानता, अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार तथा अविकसित क्षेत्रों का विकास। नियोजन में राष्ट्रीय आय तथा अवसरों का समान वितरण सम्मिलित होता है। आय की समानता, धनी वर्ग से अधिक कर द्वारा प्राप्त आय को निर्धन वर्ग को सस्ती सेवाएं, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक बीमा, सस्ते मकान आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने पर व्यय करके की जा सकती है। राष्ट्र के समस्त नागरिकों को जीविकोपार्जन के समान अवसर प्रदान करके असमानता को दूर किया जा सकता है। लोगों के जीवन स्तर को उच्च करने के लिए उत्पादन के समस्त क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, खनिज आदि में वृद्धि की जा सकती है। नियोजन द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के जीवन स्तर में समानता स्थापित करने हेतु राष्ट्र के अविकसित तथा अर्धविकसित क्षेत्रों को राष्ट्र के अन्य उन्नत क्षेत्रों के समान करना भी नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। सामाजिक उद्देश्य। नियोजन के सामाजिक उद्देश्यों में वर्ग रहित समाज की स्थापना सम्मिलित होती है। श्रमिक व उद्योगपति दोनों को उत्पत्ति का उचित अंश मिलना चाहिए। पिछड़ी जातियों को शिक्षा में सुविधाएं देना, सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करना तथा अन्य सम्मान प्राप्त जातियों के समकक्ष स्तर पर लाना नियोजन का उद्देश्य है। राजनीतिक उद्देश्य। नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्र की राजनीतिक सत्ता की रक्षा, शक्ति तथा सम्मान में वृद्धि करना भी है। देश में राजनीतिक स्थिरता की उपस्थिति में ही अर्थव्यवस्था में स्थिरता संभव है। भारत को नियोजन की जरूरत क्यों? आर्थिक नियोजन आधुनिक काल की एक नई प्रवृत्ति है। 19वीं शताब्दी में पूंजीवाद व्यक्तिवाद व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बोलबाला रहा है। अधिकांश राष्ट्र उन्मुक्त व्यापार नीति व आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। पिछली आधी शताब्दी में रूसी क्रांति, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, 2 भीषण महायुद्धों, तकनीकी प्रगति, नवजात सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कारण राष्ट्रों एवं अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक नियोजन के महत्व को समझा और नियोजन आर्थिक व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया। वर्तमान युग नियोजन का युग है और विश्व में लगभग सभी देश अपने विकास व उन्नति के लिए आर्थिक नियोजन से जुटे हुए हैं। भारत में अनेक कारणों से नियोजन की आवश्यकता महसूस हुई। नंबर 1, देश की निर्धनता। नंबर 2,
विभाजन से उत्पन्न आर्थिक असंतुलन व अन्य समस्याएं। नंबर 3 बेरोजगारी की समस्या। नंबर 4 औद्योगिकरण की आवश्यकता। नंबर 5 सामाजिक तथा आर्थिक विषमताएं। नंबर 6 देश का पिछड़ापन, धीमी गति से विकास, विस्फोटक जनसंख्या आदि। ये सब समस्याएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इनके निवारण व देश के समुचित आर्थिक विकास के लिए नियोजन ही एकमात्र विकल्प है। भारत में नियोजन। एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में एक ऐसी योजना का रूप तैयार किया जिसका उद्देश्य 10 वर्ष में देश की राष्ट्रीय आय को दुगना करना था। इसके बाद कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इस समिति ने प्रोफेसर के.टी. शाह को अवैतनिक मंत्री चुना। समिति ने अपना कार्य शुरू करने के लिए 26 उप समितियाँ बनाई, जिसमें 25 उप समितियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन विदेशी सरकार व कांग्रेस में संघर्ष व द्वितीय महायुद्ध के कारण यह समिति अपना कार्य पूरा करने में असमर्थ रही। 1944 में भारत सरकार ने एक नियोजन एवं विकास विभाग का गठन किया। 1946 में एक परामर्शदात्री नियोजन बोर्ड का भी गठन किया गया। सन 1946 में नियोगी समिति ने सिफारिश की कि आर्थिक नियोजन के कार्य की प्रगति ऐसी है कि एक ऐसे एकीकृत शक्तिशाली तथा मंत्री परिषद के प्रति अध्यक्ष रूप से उत्तरदायी संगठन के केंद्र में स्थापना आवश्यक है, जो भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण के संपूर्ण क्षेत्र पर दत्तवित्त होकर स्थायी रूप से कार्य कर सके। भारत में योजना आयोग की भूमिका। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई, जिसके बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकल्प पारित किया था। मंत्रिमंडल के संकल्प संख्या P50 भारत का राज्यपत्र 15 मार्च 1950 में कहा गया कि वास्तविक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तथा सभी संगत आर्थिक पहलुओं का निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो दैनिक प्रशासनिक कार्यकलापों से मुक्त हो, जिसका सरकार से उच्चतम स्तर पर संकल्प हो। योजना आयोग इस उद्देश्य से स्थापित किया गया, जिसके मूल निर्देश पद सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, सामूहिक हित में संपत्ति का बंटवारा और अर्थव्यवस्था का हितकारी विकेंद्रीकरण राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित थे। योजना आयोग के 7 दायित्व थे। नंबर 1 देश के भौतिक संसाधनों और जनशक्ति का अनुमान लगाना तथा राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार उन संसाधनों की वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाना। नंबर 2 देश के संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए अत्यंत प्रभावकारी योजना बनाना। नंबर 3 योजना की क्रियान्विति के चरणों का निर्धारण तथा उनके लिए संसाधनों का नियमन करना। नंबर 4 आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं की ओर संकेत करना तथा योजना की सफल क्रियान्विति के लिए उपयुक्त परिस्थिति निर्धारित करना। नंबर 5 योजना के प्रत्येक चरण की सफल क्रियान्विति के लिए आवश्यक तंत्र का स्वरूप निश्चित करना। नंबर 6 समय समय पर योजना की चरणवार प्रगति का अवलोकन तथा इसके बारे में आवश्यक उपायों की सिफारिश करना। नंबर 7 आयोग के कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने तथा वर्तमान परिस्थिति और विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अंतिम सिफारिश करना और केंद्र या राज्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श देना। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका संगठन परामर्शदात्री विशेषज्ञता संस्था के रूप में सरकार के एक संकल्प द्वारा हुआ है।
इसके स्वरूप और संगठन में विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है। पहले योजना आयोग का अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया गया और 5 पूर्णकालिक सदस्य टी कृष्णमाचारी, जी.एल. मेहता, एस.के. पाटिल, गुलजारी लाल नंदा, सी.डी. देशमुख मनोनीत किए गए। गुलजारी लाल नंदा तथा सी.डी. देशमुख मंत्री होते हुए भी इसके सदस्य बने रहे। समय समय पर इसमें अन्य मंत्री व विद्वानों को मनोनीत किया जाता रहा तथा प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष बने रहे। 1971 में प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष व नियोजन मंत्री पदेन उपाध्यक्ष बनाए गए तथा अधिकांश योजना का कार्य नियोजन मंत्रालय को सौंपा गया। जनता सरकार ने इसमें प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 कैबिनेट मंत्री, वित्त, गृह एवं रक्षा को अंशकालिक पदेन सदस्य तथा 3 पूर्णकालिक सदस्यों को रखा गया। इसके सदस्य एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं थी। प्रधानमंत्री की इच्छा से सदस्य नियुक्त होते। व्यवहार में सरकार के बदलते योजना आयोग का पुनर्गठन हो जाता। इसके सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती। पूर्णकालिक सदस्यों को आर्थिक मामलों या प्रशासन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट ख्याति के आधार पर नियुक्त किया जाता। उनकी नियुक्ति करते समय विभिन्न क्षेत्रों में उनके सार्वजनिक कार्यों तथा अनुभवों पर विशेष बल दिया जाता। मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार भी आयोग की बैठकों में सम्मिलित होते। आयोग के सदस्यों को वही दर्जा तथा वेतन भत्ता दिया जाता जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को उपलब्ध था। आयोग के सभी सदस्य एक निकाय के रूप में कार्य करते, लेकिन सुविधा के लिए प्रत्येक सदस्य को एक या एक से अधिक विषयों पर कर्ता धर्ता बना दिया जाता। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका। राज्यों को संवैधानिक मान्यता, उनकी शक्तियाँ और उनके कार्यों का 7वीं अनुसूची में उल्लेख है। समवर्ती सूची की संख्या 20 के अनुसार आर्थिक और सामाजिक योजना के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र दोनों को है, लेकिन इस क्षेत्र में केंद्रीय विधान सर्वोच्च होगा। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के मामले में संसद को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। योजना आयोग के उन कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए उनमें सरकारी नेताओं तथा विशेषज्ञों को दोनों को ही रखना अनिवार्य था, क्योंकि योजना की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक नेताओं का होना अधिक महत्वपूर्ण था। राज्यों और केंद्र में शक्तियों के विभाजन को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों की भागीदारी भी उतनी ही अनिवार्य थी। इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करनी पड़ी, जो संवैधानिक निकाय नहीं थी और मुख्यमंत्री जिसके पदेन सदस्य थे। योजना संबंधी मामलों में केंद्र तथा राज्य के मध्य समायोजन की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे योजना आयोग की सहायता के लिए राष्ट्र के स्रोतों तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना तथा उसको गतिशील करना। नंबर 2, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों को अपनाते हुए प्रोत्साहित करना। नंबर 3, देश के सभी भागों के तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए प्रयास करना। राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्य। नंबर 1, राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना। नंबर 2, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों संबंधी विषयों पर विचार करना। नंबर 3, राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुझाव देना। पंचवर्षीय योजना के निर्माण में राष्ट्रीय विकास परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब तक योजना पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक योजना प्रारूप योजना का अंतिम रूप धारण नहीं करता। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सदस्यता तथा योजना आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों पर उसकी स्वीकृति के कारण योजना को राज्यों की ओर से एक प्रकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो जाती थी। भारत में आर्थिक नियोजन के राजनीतिक परिणाम। भारत में योजना आयोग तथा विकास परिषद संविधानोत्तर संस्थाएं थीं, जो व्यवहार में मंत्रिमंडल और संसद से भी अधिक प्रभुत्वशाली हो गईं।
इन दोनों संस्थाओं की रचना न तो संविधान द्वारा की गई और न किसी संसदीय अधिनियम द्वारा, फिर भी ये व्यवहार में नीति निर्माता निकाय बन गई हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में तो कहा जाता है कि उसने योजना आयोग को भी मात दे दी है और उसका दर्जा मात्र शोध संस्थान के तुल्य हो गया। आयोग तथा परिषद ने हमारी संपूर्ण राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया है। आर्थिक नियोजन और मंत्रिमंडल। भारत सरकार का शासन मंत्रिपरिषद करती है और मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक मंत्रालय पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में सरकारी नीति निर्धारित करे, उसे अमल में लाए और साथ ही उन नीतियों की समीक्षा करता रहे। लेकिन योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे निकायों के अस्तित्व में आने से नीति निर्माता के रूप में मंत्रिमंडल का दर्जा घट गया है। अब महत्वपूर्ण निर्णय योजना आयोग तथा परिषद ही लेती है। अनेक मंत्रियों को अपने विभागों के बारे में लिए गए निर्णयों का पता बहुत बाद में लगता है। आर्थिक नीति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्धारण में मंत्रिमंडल की अपेक्षा आयोग और विकास परिषद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। योजना आयोग की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए इसको एक सर्वोपरि मंत्री परिषद कहा गया है। के मुंशी ने कहा है कि आज देश में संसद शासन नहीं करती, बल्कि योजना आयोग सरकार का नियंत्रण और पथ प्रदर्शन करती है। संसदीय प्रणाली में जनता की संप्रभुता संसद में प्रतिबिंबित होती है और संसद के माध्यम से उस पर कार्रवाई की जाती है। मंत्रिमंडल पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद के मंत्रियों को कार्यों की आलोचना कर सकती है। संसद मंत्रियों के कार्यों की आलोचना कर सकती है। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद के अधिकार लोकसभा में निहित हैं और लोकसभा से ही मंत्रिपरिषद को शक्तियां प्राप्त होती हैं। आर्थिक नियोजन से जहां नीति निर्माता निकाय के रूप में संसद की स्थिति दुर्बल हुई है, वहीं संसद की स्थिति मात्र रबड़ की मोहर के समान हो गई है। उसे योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्मित योजनाओं पर मुहर लगानी होती है। आर्थिक नियोजन और लोकतंत्र। वेस्टवादी अर्थशास्त्री आर्थिक नियोजन को अलोकतांत्रिक मानते थे। उनका विचार रहा है कि आर्थिक नियोजन से जहां व्यक्तित्व पहल समाप्त होती है, वहां दूसरी ओर केंद्रीकृत सर्वाधिकारवादी ढांचा खड़ा हो जाता है। आर्थिक नियोजन से अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है और स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। आर्थिक नियोजन और वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में एक निष्पक्ष वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग का कार्य राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त असमानताओं को कम करने हेतु वित्तीय सहायता और वित्तीय अनुदानों की सिफारिश करना है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 275 के अनुसार यह राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता और अनुदान का स्वरूप एवं मात्रा तय करता है। 1950 में योजना आयोग के गठन के बाद एक विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है। वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों का स्वरूप लगभग समान था। राज्यों को केंद्र से मिलने वाली सहायता के लिए दोनों ही आयोग केंद्रीय सरकार को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करते कि विकासोन्मुख संसाधनों के वितरण में योजना आयोग का कार्य क्षेत्र एवं भूमिका बढ़ गई है, जिससे वित्त आयोग का कार्य अर्थ शून्य हो गया है। आर्थिक नियोजन और संघीय व्यवस्था। प्रोफेसर A.H. हैंसन कहते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने शायद नियोजन को केंद्र और राज्यों के मध्य समायोजन की व्यवस्था माना हो।
लेकिन उनकी यह आकांक्षा साकार नहीं हो पाई। राष्ट्रीय विकास परिषद, जो केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग और सलाह के लिए बनाई गई थी, आर्थिक योजना बनाने वालों के लिए वाद विवाद का मंच बनकर रह गई है। प्रत्येक राज्य नियोजन के लिए अधिक से अधिक साधन प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धा करने लगा है। योजना के निर्माण में राज्यों का सहयोग अत्यंत सीमित रहा है। वित्तीय सहायता के लिए राज्य केंद्र पर अधिक निर्भर हो गए हैं। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के विषय में योजना आयोग एवं राज्यों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हुआ। योजना का एक परिणाम यह हुआ कि राज्यों को संवैधानिक रूप से आवंटित क्षेत्रों में भी अपने आप को निस्सहाय महसूस करना पड़ा। शिक्षा, दवाइयाँ, जन स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, समाज कल्याण, औद्योगिक, आवास, विकास व्यवस्था जैसे विषयों पर राष्ट्रीय योजनाओं द्वारा राज्यों की स्वायत्तता पर कुठारघात हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के विश्वविद्यालयों के विभागों का विस्तार कार्यक्रम केंद्रीय सरकार से उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करता है। प्रधान अध्यापकों के वेतन में वृद्धि भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर निर्भर करती है। भारत में संघवाद पर नियोजन के प्रभाव। नियोजन अपने आप में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के लिए होता है, क्योंकि इसका संबंध शासन के सभी विषयों से होता है। शासन के सभी विषयों पर योजना आयोग योजना बनाता है। एक संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा होता है, जबकि योजना आयोग के माध्यम से एकात्मकता की प्रवृत्ति का विकास होता है। योजना प्रारूप की अंतिम स्वीकृति संसद द्वारा। योजना प्रारूप का अंतिम निर्णय केंद्रीय संसद के हाथों में रहा है। व्यवहार में वास्तविक निर्णय केंद्र शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के हाथों में थी और उसके निर्णयों की क्रियान्वित राज्य कार्यपालिका को करनी होती। राज्यों के पास अपने पृथक योजना बोर्ड नहीं थे, अतः केंद्र द्वारा स्थापित और शासित योजना आयोग का राज्य सरकारों पर व्यापक प्रभाव होता है। योजना आयोग में केंद्रीय मंत्रियों का प्रभुत्व। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है और केंद्रीय वित्त, आयोजन, गृह और कृषि मंत्रियों को इसका सदस्य बना दिया जाता है। इससे योजना आयोग में केंद्रीय मंत्रियों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और योजना आयोग की रचना भारतीय संघवाद को केंद्र के अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता रखती थी। योजना की कार्यप्रणाली। राज्य योजना को लागू करने वाले अभिकरण मात्र समझे जाते हैं। केंद्र निर्देश देता है और राज्यों को योजना संबंधी निर्देशों पर कार्य करने होते हैं। धन संबंधी योजना। राज्य सरकारों की एक बहुत बड़ी शिकायत यह रही है कि धन संबंधी अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण योजना के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार का प्रभाव बहुत अधिक रहा है। एक लंबे समय तक आलोचना का एक बिंदु यह भी रहा है कि केंद्रीय योजना सहायता की राशि को पक्षपात रूप ढंग से बांटता है। कहा जाता है कि केंद्र की योजना राशि सभी राज्यों की सम्मिलित योजना राशि से भी कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय शक्तियों द्वारा राज्यों को ये आदेश दिए जाते हैं कि वे अपने विकास के कार्यों को किस प्रकार करें। केंद्र के पास अधिक लचीलेपन वित्तीय साधन हैं और विधान द्वारा अपने इस अधिकार के आधार पर विशेष सुविधाओं का लाभ उठाते हुए केंद्र अपनी स्थिति को मजबूत करता रहा है। विदेशों से मिलने वाली भारी आर्थिक सहायता भी केंद्र की स्थिति को सुदृढ़ बनाती और विकास के नाम पर केंद्र को अपने साधनों को सुदृढ़ बनाने का सुअवसर देती। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर थी। केंद्र के पास अपने विकास कार्य
कम किंतु वित्तीय साधन राज्यों की तुलना में बहुत विपुल और लचीले हैं। केंद्रीय ऐसी स्थिति में था कि वह वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों की नीतियों योजनाओं पर अपनी इच्छाओं को आरोपित करता रहा है। संविधान में प्रस्तावित संघ व्यवस्था की आत्मा का तो हनन हुआ ही है, साथ ही राज्यों से संबंधित वित्तीय संसाधनों और स्रोतों का भी समुचित विकास नहीं हो सका। इन्हीं स्थितियों का लाभ उठाते हुए केंद्र एकरूपता आरोपित करने के नाम पर अपने संसाधनों का दुरुपयोग करता रहा है। केंद्रीय सरकार राज्यों पर उन योजनाओं को हाथ में लेने के लिए दबाव डालती है जो राज्य सरकार की दृष्टि से अवांछनीय थे और जिनकी क्रियान्वित भी आसानी से नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय विकास परिषद। बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय विकास परिषद को सहयोगी संघवाद का संबल कहना समीचीन होगा। केंद्र और राज्यों में योजना से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से यह निकाय सर्वोच्च नीति निर्माता के निकाय के रूप में उभरा है। पिछले 3 दशकों में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में एक नई प्रवृत्ति देखने को मिली है। राज्यों के मुख्यमंत्री खुले तौर पर केंद्रीय दबावों का विरोध करते हुए पाए गए हैं। सन 1969 में राज्यों ने चौथी योजना के प्रारूप को औपचारिक रूप से अस्वीकृति प्रदान की, लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि उन्हें तब बुलाया गया जबकि योजना का प्रारूप बिल्कुल तैयार था तथा उसमें किसी भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं थी। मार्च 1977 के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के लिए अधिकतम वित्तीय संसाधनों की मांग की। अब राज्यों में केंद्र सरकार से भिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें होने के कारण सौदेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। भारत में योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद तथा उसके द्वारा निर्मित योजनाओं में राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है, लेकिन इससे यह अभिप्राय नहीं है कि हमारी राज्य व्यवस्था के स्वरूप एवं ढांचे में कोई आमूल परिवर्तन आ गया हो। संसदात्मक लोकतंत्र और संघात्मक व्यवस्था हमारे प्रमुख राजनीतिक स्तंभ रहे हैं। संसद भी नीति निर्माता निकाय के रूप में संविधान का केंद्र बिंदु रही है। आर्थिक नीतियों के निर्माण में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं जैसी नहीं कही जा सकती। योजना आयोग का अंत, नीति आयोग का जन्म। योजना आयोग की अन्वेषण, अध्ययन और रणनीतिक क्षमता का समाप्त हो गई। तर्क दिया जाता है कि योजना आयोग की अन्वेषण, अध्ययन, रणनीतिक क्षमता समाप्त हो गई थी। कुछ पुराने नेताओं और कुछ अर्थशास्त्रियों का ठिकाना बन गया था। वह न तो अपेक्षित रोजगार पैदा कर पा रहा था और न ही रोजगार पैदा करने वाले संसाधनों की तलाश। वह न तो सामाजिक आर्थिक विषमता दूर कर रहा था और न ही अर्थव्यवस्था को सही गति दे पा रहा था। योजना आयोग संघीय ढांचे को कमजोर कर रहा है। सच यह है कि देश के अनेक राज्य केंद्र से बेहतर काम कर रहे हैं। राजकोषीय घाटे को कम करने में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। बावजूद इसके नीति निर्धारण और साधनों के आवंटन में वे मार खाते रहे हैं। विकसित और पिछड़े राज्य अक्सर एक ही पल्ले में रखे जाते थे। राज्य सरकारें योजना आयोग से हमेशा नाखुश रही हैं। वे योजना आयोग को अपने काम में हस्तक्षेप का उपकरण मानती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में योजना आयोग विवादों में भी रहा है। करीबी रेखा की परिभाषा ने इसे और अधिक विवादास्पद बना दिया है। अपने पुराने रूप में योजना आयोग केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था।
जिन राज्यों में केंद्र में शासन करने वाले दल की हुकूमत नहीं थी, उनके साथ भेदभाव बढ़ता रहा। एक नई संस्था की आवश्यकता महसूस हुई और नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग के गठन की घोषणा की। नीति आयोग का गठन भी संसद के किसी कानून के अंतर्गत नहीं हुआ है, बल्कि यह केंद्रीय मंत्री परिषद के निर्णय पर आधारित है। पहले योजनाएं ऊपर से बनकर गांव स्तर तक ले जाने की नीति थी, लेकिन अब गांव के स्तर से ऊपर जाने की नीति अपनाई जाएगी। योजना आयोग के मार्गनिर्देशन के लिए पहले एक राष्ट्रीय विकास परिषद थी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और सरकार के नामित सदस्य होते थे। इस परिषद का क्या होगा, इस बारे में घोषणा नहीं की गई है, लेकिन नीति आयोग का जो ढांचा प्रस्तुत किया गया है उसमें इस परिषद की आवश्यकता ही नहीं है। नीति आयोग का गठन योजनाओं के विकेंद्रीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए।